हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। चलिए, मैं हूं अजीत नागर और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और सुनाइए, सब बढ़िया, मज़े में है सब। बेटा, केवल मैं आपसे 30 मिनट मांगता हूं, आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण। मैं समझता हूं कि भाई समय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल मुझे आज 30 मिनट दे दीजिए, क्योंकि ये 30 मिनट आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये 30 मिनट तो आप मुझे हक से दे ही देंगे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लेके, क्योंकि 30 मिनट का टाइम है जो कि मैंने आपसे मांगा है, तो आपने मुझे दे दिया हो, तो मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए भाई, मेरा एक अनुभव है, या मैंने बुक से पढ़ा है या मैंने लोगों से सुना है, कि अगर युद्ध की तैयारी बेहतर हो तो युद्ध का परिणाम बहुत अच्छा आता है। तो आपके लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये एक युद्ध की तरह होते हैं। अगर इनकी आप तैयारी एक बार बेहतर तरीके से कर लेंगे तो इनके परिणाम बड़े बेहतर आएंगे। तो एक ऐसा ही युद्ध जो आप लड़ने जा रहे हैं, जिसको आप आज के समय में वैकेंसी कहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और ये है मोस्ट अवेटेड वैकेंसी एसएससी सीपीओ 2022। इसके बारे में मैं आपको आज बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल दूंगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय ही अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तैयारी तो बेकार हो गई ना। भाई, आप लोगों ने फॉर्म भरा और कोई गड़बड़ हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, जरा सी भी हो गई, तो गड़बड़ तो हो ही गई ना, फिर फॉर्म तो खराब हो ही गया ना। और लंबे समय से आप इसका मोस्ट अवेटेड फॉर्म है ये 2 स्टार वाला फॉर्म है, दरोगा जी, है ना। तो इसकी तैयारी लंबे समय से बच्चे कर रहे हैं, और अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला फर्ज ये बनता है कि आप ये देखो कि जो तैयारी मैं लंबे समय से कर रहा हूं, उसका परिणाम तब अच्छा आएगा जब मैं उसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ूंगा। चलिए, एक बार स्क्रीन पर देखिए, एसएससी सीपीओ 2022। अब आजकल इस नोटिफिकेशन में जो ये ऊपर लिखा हुआ है, आज की डेट में जो रिक्रूटमेंट है, ये एसएससी सीपीओ ना कहलाती है एसएससी सीएपीएफ एसआई 2022। क्लियर। और आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं जो हमारा विषय रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ टाइम कम था, जगह कम थी, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन लगभग हम कितने विषयों पर डिस्कस करने जा रहे हैं देखिएगा आप। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स पर, वैकेंसी डिटेल्स पर, पोस्ट बाय एसएससी कि भाई कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं इस वैकेंसी में, नोटिफिकेशन में, और नंबर ऑफ वैकेंसीज, एप्लीकेशन फ़ी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, भाई अगर हमें पता चल जाए कि कट ऑफ क्या है तो हमें चीज़ें बहुत ढंग से ना समझ में आ जाएंगी। यूजफुल सर्टिफिकेट्स, कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाने वेरिफिकेशन के लिए, और ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ नहीं पड़ेगी, और आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, भाई सैलरी स्ट्रक्चर पता होगा, पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ होंगी, है ना, और कैरियर के बढ़ने के कितने चांस है, सब कुछ जो भी इस वैकेंसी में पूछा जाता है मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊँगा। मतलब जब आप ये आध घंटे की वीडियो देखेंगे तो उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको आप नहीं जानते होंगे इस फॉर्म के बारे में। और फिर तो अगर टाइम मिला और मैं अपनी बात सही ढंग से समझा पाया, तो इसके बाद हम स्ट्रेटजी पे भी चर्चा करेंगे कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, इसका एक तैयारी का ढंग क्या होता है। अगर टाइम मिला तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इन पर चर्चा करते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो भर्ती है, इसको हम कहते हैं, थोड़ा पेन ना मोटा ले लेता हूं, है ना, जिससे आपको क्लियर नजर आए। तो भाई इस भर्ती का नाम है एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2022। इससे पहले इसको कहा जाता था एसएससी सीपीओ एसआई।
ये इसका पुराना नाम है और ये इसका नया नाम है एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2022। बेटा यहां आपको ना एक दिखाई दे रहा होगा सीएपीएफ और पहले आपको दिखाई देता था सीपीओ। सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और ये होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्लियर? चलिए भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से कि इस फॉर्म के कौन कौन से डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। चलो प्रोसेस से बात कर लेते हैं। पहले प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपको पता चल जाए एक बार तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, एक बार ये भी अगर आपने समझ लिया तो ये वीडियो आपके लिए सार्थक हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, 5 स्टेप्स होंगे, ये स्टेप नंबर 1 है। इसको समझने के बाद हम समझेंगे स्टेप नंबर 2, फिर हम लोग समझेंगे स्टेप नंबर 3 और फिर मैं लेके चलूंगा आपको स्टेप नंबर 4 पर और सबसे लास्ट में रहेगा हमारा स्टेप नंबर 5। पॉइंट क्लियर? 5 स्टेप समझने, एक एक करके समझने। पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1 होगा आपका पेपर फर्स्ट। इसमें पेपर फर्स्ट होगा और यह परीक्षा जो होगी सीबीटी, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सीबीटी का मतलब यह है कि जो आपका ये पेपर होगा, ये पेपर ऑनलाइन होगा। ये परीक्षा ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि जो आपको टेस्ट मिलेगा बेटा वो कंप्यूटर पे मिलेगा। ठीक है? और ये पेपर जो है इसको टीयर फर्स्ट भी कहते हैं। टीयर फर्स्ट, बहुत से बच्चे इसको प्रीलिम्स भी कहते हैं, प्री एग्जाम। इसको प्री एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये फॉर्म जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नोटिफिकेशन या वैकेंसी, इसको ना स्टूडेंट्स के बीच में सीपीओ के नाम से जाना जाता है। भाई सीपीओ के फॉर्म निकल गए, सीपीओ के फॉर्म निकल गए, है ना? सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पुराना नाम है तो लोगों में फेमस है, इसलिए मैंने सीपीओ पर ही आप सोचिएगा। अब इसको सीएपीएफ कहने लगे हैं, तो कहीं अगर आपको सीएपीएफ नजर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि बात ना हमारे सीपीओ के बारे में हो रही है। पॉइंट क्लियर? तो भाई ये जो प्री एग्जाम है ये 200 मार्क्स का होगा और अगर ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका पीएसटी होगा और पीईटी होगा। पहले पीएसटी होगा फिर होगा पीईटी। अब पीएसटी क्या होता है? जिसे आप कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका मेजरमेंट होगा। जैसे आपकी चेस्ट को मापेंगे, आपका वेट मापेंगे, आपकी हाइट मापेंगे। हो सकता है वेट मेडिकल में मापा जाए, ये भी संभावना, और यहाँ भी मापा जाए, ये भी संभावना है। लेकिन आपकी चेस्ट कितनी, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी चेस्ट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारा मापा जाएगा। इसको कहते हैं पीएसटी। और भाई ये हमारा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसका मतलब ये है, एंड्योरेंस का मतलब एक एनर्जी, ऊर्जा, मतलब आपसे रेस लगवाएंगे, आपसे लॉन्ग जंप करवाएंगे, आपसे हाई जंप करवाएंगे, है ना? ये जो सारा होगा ये होगा स्टेप नंबर 2 और साथ के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। और अगर ये आपने ये वाला एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिर आप लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3 के लिए। और भाई स्टेप नंबर 3 में आपका होगा पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड जो होगा वो भी आपका 200 मार्क्स का होगा। और इस पेपर का नाम होता है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अंग्रेजी आपकी 200 मार्क्स की होगी, 200 नंबर की अंग्रेजी। और एक बात और बता दूं मेरे बेटा, यहां भी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, 1/4 1/4 की, और यहां भी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, 1/4 की। इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। बहुत विशेष बात नहीं है, ना डरने की बात है। नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत अच्छी बात है। इससे वो बच्चे बाहर हो जाएंगे जो अपने एग्जाम को सीरियस नहीं लेते हैं, है ना? कहते हैं ना तुक्का लगा के पास हो गया, तो वो सारे बच्चे रुक जाएंगे, मतलब वही बच्चे पास होंगे जो सीरियस पढ़ेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं आप पहले पूरे फॉर्म की स्ट्रेटजी को समझिए, फिर हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े, कैसे एग्जाम क्लियर करें। मैं सारी चीजें इस फॉर्म में बताने जा रहा हूं। जो मुझे अपना 10 मिनट देगा, 20 मिनट देगा, 30 मिनट देगा, वो मुझसे बहुत कुछ लेके जाएगा। चलिए भाई, मैंने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, आप इसको इंग्लिश ग्रामर या कॉम्प्रीहेंशन भी कह सकते हैं। अगर ये एग्जाम आपका क्लियर हो गया तो फिर इसके बाद होगा आपका
मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका मेडिकल होगा कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है या आप फिजिकली अनफिट तो नहीं है जो इन पोस्ट के, देखो आप फिजिकल फिट है या अनफिट है ये डिपेंड करता है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल फिट है, लेकिन जो ये फोर्स चाहती हैं उस तरह से आप फिट ना हुए तो, है ना, तो जो ये फोर्स चाहती है उस तरह से आप फिट है या नहीं फिट है, उसके लिए होगा मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और अगर ये आपका निकल गया तो फिर आप जिस डिपार्टमेंट में भी जाएंगे उस डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। 10th स्टैंडर्ड के मतलब जो आपने 10th की है उसकी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट्स, आपके एनसीसी का अगर किसी के पास है तो उसका सर्टिफिकेट्स, आप अगर एज रिलैक्सेशन चाहते तो उसके सर्टिफिकेट्स, मतलब जितने भी सर्टिफिकेट्स है बाकायदा मैं आगे भी उनको बताऊंगा। ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया कि भाई आपको ये एग्जाम निकालने के लिए कम से भी कम 5 स्टेप से गुजरना होगा। और अगर ये 5 स्टेप आपने क्लियर कर लिए मेरे बेटा तो आप क्या है, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई। तो स्टेप नंबर 1 पेपर फर्स्ट, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर पेपर सेकंड होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जब आप पीएसटी और पीटी के लिए फिजिकल के लिए जाएंगे तो अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, है ना, वहां भी आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली यहां भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, वहां भी आप एक फोटोकॉपी लेके जाएंगे सभी की, वो देखेंगे आपके। पॉइंट क्लियर? चलिए अब कुछ और जान लेते हैं। जब मैंने बात की इसके बारे में तो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि भाई आज से पहले कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं, और फिर हम जानेंगे कि भाई जो हम सीपीओ या सीएपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, मतलब हम किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना, भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मुझे ये कम से कम पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और मैं किस पोस्ट को पहले भरूं, किस पोस्ट को बाद में भरूं, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, सीपीओ के अंदर, या इसका नया नाम भी लगा दें, या ये जो रिक्रूटमेंट निकली है, मैं तो कहता हूं ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो भर्ती है, इसमें 2 चीज होंगी। इसमें होगा एक सीएपीएफ, इसके अंदर बेटा 5 फोर्स आती हैं, और एक होगा दिल्ली पुलिस। इन 2 से मिलकर ना ये वैकेंसी आपकी बनी हुई है। इसके अंदर जो 5 पोस्ट हैं, इसके अंदर एक है सीआईएसएफ, आप जानते ही होंगे, फुल फॉर्म भी आगे चल के बताएंगे। एक है सीआरपीएफ, आप ये भी जानते होंगे। एक है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बहुत ज़्यादा फेमस होती है ना, बॉर्डर फिल्म में आपने देखा भी होगा बीएसएफ में सुनील शेट्टी को, है ना, ये धरती मेरी माँ है साहब, ये धरती मेरी माँ है। इसके बाद होगा आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और पीछे लगेगा फोर्स क्योंकि सब फोर्स हैं। और इसके बाद होगा एसएसबी, है ना, इसको कहते हैं सशस्त्र सेना बल, सशस्त्र सेना बल। 5 फोर्स होंगी। और ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी कि आप इनमें से किसी भी एक में सब इंस्पेक्टर बनेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी एसआई का वैकेंसी इसके साथ ही निकाली, यानी कि 6 पोस्ट एक साथ निकली हैं, यानी कि कुल मिला के 6 पोस्ट होंगी। कितनी होंगी बेटा? 6 पोस्ट होंगी। पॉइंट क्लियर? यानी 5 पोस्ट होंगी आपकी सीएपीएफ के अंदर और 1 पोस्ट होगी आपकी एसआई के अंदर, डीपी के अंदर, सॉरी डीपी के अंदर। ये जो एसआई की वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी कहलाती है। इसको डीपीआई के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर ना ग्रुप सी की वैकेंसी कहते हैं। और सीएपीएफ के अंदर ये जितनी वैकेंसी निकलती है इनको ग्रुप बी की वैकेंसी कहलाते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक हलचल हो रही होगी कि भाई अगर ये अलग अलग वैकेंसी हैं तो इनकी सैलरी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सैलरी एक ही है। सैलरी का जो बेसिक है वो सबका एक ही है, जो ग्रिड पे है वो सबका एक ही है। तो सी और बी से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डीपीएसआई ग्रुप सी की वैकेंसी कहलाती है और सीएपीएफ के अंदर जितनी भी ये वैकेंसी है ये कहलाती है ग्रुप बी की वैकेंसी। बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी, पॉइंट्स मेरी बात चीज़ें समझ रहे हैं बेटा आप? चलिए भाई, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो और आगे बढ़ते हैं। अब हम वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं एक बार
वैकेंसी की डिटेल। भाई नंबर 2 पे वैकेंसी की डिटेल्स है, सॉरी वैकेंसी डिटेल्स थी या क्या थी, एक मिनट रुकना बेटा, हम यहाँ थे और यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई थी, अभी तो इंपॉर्टेंट डेट्स भी नहीं हुई हमारी, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्म जो निकला है ये आपका इस महीने की 10 तारीख को निकला था, 10 तारीख को ये फॉर्म निकल गया है, यानी कि मैं ज़्यादा ना लिख के 10 अगस्त लिख देता हूँ। 10 अगस्त 2022 को ये फॉर्म निकल गया है और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30/8, यानी कि लगभग 20-21 दिन के अंदर ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। भर दीजिए भाई, पहले ही भर दीजिए, ठीक है। तो आपको डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म 10 को निकल गए हैं, 10 से लेकर आप 30 तक फॉर्म भर सकते हो। पॉइंट क्लियर। और जो आपका चालान जमा होगा वो 30/8/2022 तक जमा होगा। और जो आपने फॉर्म भरा और जल्दबाजी में आपने फॉर्म भरा तो भाई गलती भी तो हो जाती है कि वह डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, या अपना नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, फादर नेम की स्पेलिंग गलत हो गई, और जो फॉर्म भर रहे हो उसमें पोस्ट को सही ऑर्डर में लगाना था, पोस्ट सही ऑर्डर में नहीं लगाई, मतलब आपसे कोई भी फॉर्म में गलती हो गई तो ये रिक्रूटमेंट बोर्ड आपको एक चांस देता है, आपको एक चांस देता है। और वो चांस आपको मिलेगा 1/9/2022 में कि भाई अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो एक काम करो, अपने फॉर्म में करेक्शन करके दोबारा उसका सबमिट कर दो। भाई किसी भी तरह की कोई गलती है तो दोबारा क्या करो, उसको सबमिट कर दो, इस गलती से बचो। तो भाई उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि भाई अपना फॉर्म भरे, तुम सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो वो भी इतनी बड़ी फोर्स में, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि फॉर्म गलत ना भरें, क्योंकि ना फिर क्या पढ़ाई की हमने अगर फॉर्म ही गलत भर दिया। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, तभी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पूरी वैकेंसी में किस किस स्टेप से हमें गुजरना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। अगर हमें ये एक तरह से पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बेटा। तो इसलिए ये वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी मेरा प्रेशर ये है, मैं इस बात पे फोर्स कर रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर देखो। चलो मैं आगे बताता हूं कि भाई ऐसा है कि 1/9/2022 में आप ये देख लेंगे कि भाई मेरे फॉर्म में ये गलतियां हुई, उनका करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं मिलने वाला आपको। और भाई अभी एग्जाम की जो डेट है वो नवंबर लिखा है, तो नवंबर में कभी भी हो सकती है, क्लियर हो जाएगा, नवंबर 2022 है। तो आपके पास लगभग, अगर मैं आज से जोड़ता हूं तो आपके पास लगभग पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है और आधा अगस्त, पूरा अगस्त भी है, तो लगभग 3 महीने का टाइम है। तो भाई लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम आपके पास, और भाई 2.5 से 3 महीने इस वैकेंसी के लिए बहुत है, बहुत है। अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे, मैं जैसे तैयारी कर रहा हूं या जैसे मैं बताऊं, अगर उस हिसाब से चले तो गारंटी से नंबर आ जाएगा, फिर तो बहुत है। और तुम्हारे दिमाग में चला भाई मैं तो अपने तरीके से करूंगा, तो भाई देखो तुम भी करोगे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सही करोगे, फिर भी हमें टीचर के अंडर गाइडेंस चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा पूरा साल बच जाए, पूरी मेहनत बच जाए, हम कोई लापरवाही ना कर पाए, कोई गलती ना कर पाए, वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी नहीं तो। चलो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी की डिटेल देख लीजिए क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। भाई सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, पहला लिखा है भाई दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो भाई कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट्स, पुरुष के लिए कितनी है 228 और महिला के लिए है 112। कितने हो गए भाई, 228 तो मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए जो हैं वो हैं 112, यानी कि भाई फीमेल जो है, महिला की वैकेंसी 112 है, 112, और मेल के लिए वैकेंसी निकली है 228। दिल्ली पुलिस में कम ही निकलती है वैकेंसी, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर सही तरीके से मेहनत करे तो सेलेक्ट तो हो ही जाता है। पॉइंट क्लियर भाई। अब यहाँ आगे देखें, इसमें भी अनरिजर्व्ड जो सीट है वो 79 है, ओबीसी के लिए 42 सीट्स हैं, एससी के लिए 24 सीट्स हैं, एसटी के लिए 12 सीट्स हैं, और जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस होते हैं, है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर वो होता है सेक्शन, उसके लिए 23 है। टोटल 180 तो ये है, 79 जनरल के लिए, 42 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 12, 23 वीक सेक्शंस के लिए, मतलब 42 ओबीसी के बच्चे सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे वो।
उन्हें 24 बच्चे एससी के लेने ही लेने हैं। भाई जितनी भी वैकेंसी है उसमें उनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो 24 बच्चे एससी के लेंगे ही लेंगे, शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब के भी 12 बच्चे लेंगे। जो इकोनॉमिक वीकली सेक्शंस है उसके भी 23 बच्चे वो लेंगे ही लेंगे। जो भाई एक्स सर्विसमैन है वो जनरल में 6 वैकेंसी है, ओबीसी में 3 एक्स सर्विसमैन भी लेंगे वो, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 2 है, और ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं है, यानी कि 13 वैकेंसी। इस तरह सारी वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट के लिए भी, जो डिपार्टमेंट में पुलिस में कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है वो भी भरेंगे वैकेंसी। भाई अगर मैं इस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल हूँ या मैं इस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल हूँ तो भाई मैं भी तो भरूंगा ना वैकेंसी, भाई मैं भी तो भरूंगा, मुझे भी तो सब इंस्पेक्टर बनना है। तो जो मेरे लिए हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं उन कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूँ जो अभी फिलहाल सर्विस में हैं, जो भी सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तकरीबन 23 वैकेंसीज है। तो इस तरह मेल के लिए 228 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 112 वैकेंसीज हैं। आपको वैकेंसीज का पता लग गया कि भाई दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में अगर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, दरोगा जी, तो दारोगा बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो इतनी वैकेंसीज है। चलिए भाई, अब जो सीएपीएफ है, जैसे जो बीएसएफ है, उसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है भाई 353, और सीआईएसएफ में 86 वैकेंसी है भाई। 353 ये तो बीएसएफ में है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 86, और भाई जो 353 है उसमें से 336 मेल के लिए हैं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, और 17 फीमेल के लिए है, तो दोनों जुड़ के 353। यहां भी सीआईएसएफ में 77 जो है वो मेल है और 09 जो है वो क्या है, फीमेल है, दोनों जुड़ के 86 बैठ गई। सबसे जो बम्पर वैकेंसी मुझे लग रही है, मुझे यहां भी कुछ सही दिख रही है वैकेंसी, सीआरपीएफ में भी, और मुझे एक वैकेंसी जो सुपर बम्पर लग रही है, हाँ सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सीआरपीएफ में मेल के लिए 3006 वैकेंसी है और फीमेल के लिए केवल 106 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 3112 वैकेंसी है सीआरपीएफ में। और आईटीबीपी में जो इस बार वैकेंसी है, मेल के लिए 162 है और फीमेल के लिए 29 है, तो कुल मिला के 191 वैकेंसीज है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सेना बल जो है, उसमें मेल के लिए जो वैकेंसीज है वो 210 हैं और फीमेल के लिए 8 वैकेंसी है, कुल मिला के 218 है। और अगर मैं 5 पोस्ट, मैं कह रहा हूं ना भाई, सीएपीएफ के अंदर कितनी पोस्ट होती है, 5 पोस्ट होती है। ये 5 फोर्स हैं, कौन कौन सी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये 5 फोर्स है। और इन सभी की अगर मैं वैकेंसी आपके सामने जोड़ दूं तो बेटा इन सब की जो टोटल वैकेंसी आ रही है वो आ रही है 3960, 3960 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से मेल के लिए 3791 है और बेटा फीमेल के लिए 169 है। तो पॉइंट क्लियर। तो अब आपको डीपीएसआई में यानी कि दिल्ली पुलिस एसआई में कितनी वैकेंसी आ रही है ये क्लियर हो गया, और सीएपीएफ इसमें कितनी वैकेंसी आ रही है ये क्लियर हो गया। और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है 2 चीजों से मिलकर बनी है। इसमें सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और भाई दिल्ली पुलिस, इन दोनों से वैकेंसी निकली हैं। पॉइंट क्लियर। और दोनों से आप बनेंगे सब इंस्पेक्टर, एसआई, दरोगा जी, क्लियर। ये दरोगा की वैकेंसी आपकी, और वैकेंसी आपके सामने अब क्लियर हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है अब हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई है। धीरे धीरे और चीजों पे चलते हैं, क्या क्या है भाई। चलिए, आप ना इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई एक बार हमें यह पता चले कि पोस्ट कितनी है। मुझे ये तो पता चले ना पोस्ट कौन कौन सी है। तो भाई अगर आपने ए भरा फॉर्म में तो इसका मतलब है आप, अच्छा पोस्ट तो पहले पोस्ट सुन लो। एक है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, एक है सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे आप बीएसएफ कहते हैं, एक है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे आप सीआईएसएफ कहते हैं, और मेरे बेटा एक है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे आप सीआरपीएफ कहते हैं, और एक है सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जिसे आप आईटीबीपीएफ कहते हैं, और एक है सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल जिसे आप एसएसबी कहते हैं। ये है भाई
इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम इसको DPSI, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। इसको हम कहते हैं BSF में सब इंस्पेक्टर। इसको आप लोग कहते हैं CISF में सब इंस्पेक्टर। और बेटा ये वाली जो फोर्स है ये है हमारी CRPF। आप CRPF में SI जा रहे हैं, और ये वाली जो फोर्स है ये है बेटा हमारी ITBPF, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसमें भी आप SI जाएंगे। और ये जो हमारी है ये है SSB, है ना, तो ये क्या है, सशस्त्र सीमा सेना बल। इसमें भी आप क्या होगा, SSB में भी ऐसा ही जाएंगे। ये 5 पोस्ट है। अब ये जो 5 पोस्ट है आप किसको वरीयता देंगे, प्रीफ्रेंस किसको देंगे, है ना। तो जब आपका फॉर्म भरा जाएगा, जिस फॉर्म को की बात हम कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आया है, जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो आप फॉर्म भरते समय ये देखें कि मुझे कौन सी पोस्ट पहले चाहिए, यानी कि आपकी दिल इच्छा किस में सब इंस्पेक्टर बनने की सबसे पहले है। तो आप इनको ऐसे भर दीजिएगा जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दिल्ली में सब इंस्पेक्टर बनूं, तो पहले A भरिएगा। इसके बाद वो चाहता है कि सर अगर मेरा इसमें ना हो, मेरे नंबर किसी वजह से कम रह जाए, मेरी कट ऑफ थोड़ी कम रह जाए, मैं दिल्ली पुलिस की जितनी कट ऑफ है उससे मेरी कट ऑफ थोड़ी सी कम रह गई, तो भाई मेरे लिए चांस कौन सा है। तो इनमें से जो तुम्हें अच्छे लगे, जैसे मैं तो फिर ये सोचता अगर ये मेरा नहीं है तो मैं जो सेकंड नंबर पे रखता, मैं रखता CISF को, यानी कि मैं सेकंड नंबर पे C रखता, फिर मैं CRPF को रखता, फिर मैं D रखता, और फिर मैं F रखता, और सबसे लास्ट में मैं B रखता। ये मेरी अपनी पसंद है, हर व्यक्ति की अपनी पसंद है, अपना टेस्ट है, अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो भाई किसी का मन कर रहा है कि मैं तो BSF रखूंगा, भाई किसी के अंदर जो से बॉर्डर सिक्योरिटी, वो बॉर्डर पे रहेगा, है भाई, मन है उसका, उसे लगता है कि मेरे अंदर सेना वाला भाव ज़्यादा है, या इस तरह के विचार मेरे अंदर है कि भाई मुझे उस वाली पोस्ट पे चाहिए। तो बेटा जिसको जो पोस्ट चाहिए वो उसको प्रीफ्रेंस के हिसाब से भर दीजिएगा कि मैं चाहता हूँ मुझे दिल्ली पुलिस नहीं, मैं तो ये पहले पे चाहता हूँ। और फिर दूसरी बात ये, चाहने से क्या होता है, कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी कट ऑफ है तो जो आपने चाहा है वो मिल जाएगा आपको पहले नंबर पे, लेकिन आपने अगर पहले नंबर पे F को भर दिया तो आपको पहले ये ही मिलेगी, क्योंकि आपने इसी को प्रीफरेंस दी है, चाहे आपकी कट ऑफ दिल्ली पुलिस के लायक भी क्यों ना सही। तो कट ऑफ के हिसाब को ध्यान में रखिएगा, आप जो चाहते हैं आपको वही पोस्ट मिलेगी अगर आप उसके लिए डिजर्व करते हैं, आपकी कट ऑफ ठीक है उसके हिसाब से। तो ये प्रीफरेंस जो है, जो वरीयता क्रम है, इसको लोग अक्सर ना बहुत देख के भरते हैं, कुछ जल्दबाजी में भर देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मेन बात ये है मेरे बेटा, आप इस वाले पॉइंट को थोड़ा देख के भरिएगा, है ना, जिसके अंदर जहाँ इच्छा है, जहाँ जाना चाहता है, वो उसी हिसाब से उन्हें सेट कीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ पे भी डिपेंड करती हैं। चलिए भी आगे। तो भाई बम्पर वैकेंसीज तो हैं ही। इस बार बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में केवल 1688 वैकेंसीज आई थी, 1688 वैकेंसीज थी केवल। 2019 में 2998 वैकेंसीज थी, 2998 वैकेंसी थी। 2020 में 1564 वैकेंसीज थी, कोई खास वैकेंसीज नहीं है, बहुत कम थी। लेकिन 2022 में 4300 वैकेंसी है, लगभग 2.75 गुना, यानी कि लगभग अगर मोटी मोटी बात करें, गणित का मोटा मोटा हिसाब लगाए तो लगभग 3 गुना वैकेंसी ये लोग आपके लिए लेके आए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 3 गुना वैकेंसी है। अब इससे ज़्यादा सरकार तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, है भाई? स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के बीच में जो वैकेंसी का तुम्हें तोहफा दिया है केंद्र सरकार ने, उसके लिए सल्यूट हो, है ना। बहुत अच्छा एक मौका है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि भाई 4300 वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसी आमतौर पे कम निकलती है, लेकिन तुम लोगों के लिए निकल गई। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दे बेटा, है ना। लपक लो, मौका ढूंढा करो, अच्छी चीज के लिए मौका ढूंढा करो, मौका मिले लपक लो, गेंद आपके पाले में हो। तो 4300 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, खुल के सरकार आपके समर्थन में खड़ी है। इस बात को लेकर तो मैं कह सकता हूं कि अच्छी वैकेंसी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। फी क्या है? फी दिख नहीं रहा होगा। फी केवल 100 रुपीज है, और वो भी किसके लिए? वो भी जनरल स्टूडेंट्स के लिए और ओबीसी, और वो भी ओबीसी और जनरल के मेल जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी सभी के लिए फी
भाई वुमेन के लिए फ्री है ना, SC ST के लिए फ्री है, एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है, बाकी फ्री है। वैसे भी ये मान लो 100 रुपये है, वो भी जनरल और OBC के लिए, और वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए। इस पर इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपये की बात है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। 100 रुपये फॉर्म भर, इतने तो लग जाते ही है। बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो। आपके सिंपल ग्रेजुएशन हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, किसी भी परसेंटेज से किया हो, ना तो यहाँ परसेंटेज का मामला कि आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, भाई किसी से भी किया हो, और केवल ग्रेजुएशन हो और उसका रिजल्ट आ गया हो, क्लियर हो ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और आपने कहा कि सर मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूँ, मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकते। आपका अगर रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट भी कब तक आ गया है, ये कह रहे 30/8/2022 तक आपका अगर रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप नहीं भर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर लास्ट सेमेस्टर में भी है और आपका रिजल्ट आ गया, आपके हाथ में मार्कशीट नहीं आई हो, हार्ड कॉपी नहीं आई हो, लेकिन सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन में कहीं तो होगा, उसके नंबर कहीं तो होंगे। अगर 30/8/2022 से पहले आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ चुका है, हार्ड कॉपी नहीं आई है, आपके पास तक नहीं पहुंची है, लेकिन आप दिखा दे कि देखो सर मेरा रिजल्ट आ गया है ऑनलाइन, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप भर देंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट इससे पहले नहीं आया है, मैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा सीधा सा कहना है कि इससे पहले बस आपका रिजल्ट आ जाओ, चाहे वो कहीं भी आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, आपका रिजल्ट आ गया। और अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपका काम हो गया। पॉइंट क्लियर? चलिए भाई, केवल उनका ना बैचलर डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुएशन क्लियर हो, चाहे BSc हो, BCom हो, BB हो, BC हो, कुछ भी हो, लेकिन और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब NCT के नॉर्म्स में हो, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जो भी इनके नॉर्म्स होते होंगे उससे हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपका रिजल्ट इस डेट तक आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, एज लिमिटेशंस को ध्यान से देखिएगा। एज जो आपकी वो काउंट करेंगे वो 1/1/2022 तक करेंगे, यानी कि 1/1/2022 से आपकी एज काउंट होगी। कैसे सर, समझाओ थोड़ा सा। आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होगी, यानी कि अगर आप 19 साल 7 महीने की भी है तो अभी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। आप 20 साल से बड़े हों और 25 साल से छोटे हों, है ना। आप 19 साल 11 महीने के भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपकी उम्र अगर 20 साल और 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका जो जन्म है वो 2/1/1997 से लेकर 01/01/2001 के बीच में हुआ हो। 2002 सॉरी भाई, गड़बड़ हो जाती मेरे बच्चों के साथ, तो 2002 के बीच में हुआ हो। या कि आप अगर 1 जनवरी में भी पैदा हुए ना, 1 जनवरी में 1997 में पैदा हुए तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हाँ, आप 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आप कभी भी पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप दरोगा जी, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं मेरे बेटा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके साथ दिक्कत है, तो फिर आपके साथ दिक्कत होने जा रही है। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। आपका जन्म अगर इन दोनों की डेट के बीच में कहीं भी हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, कि अगर आप, और ये सीधा नियम ना जनरल के लिए काउंट हो रहा है, केवल किसके लिए हो रहा है? जनरल, जो सामान्य जाति से बच्चे बिलोंग करते हैं, जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए है। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो भाई आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो बेटा फिर आपको जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 3 साल की। ये कहलाता है एज रिलैक्सेशन। तो एज में रिलैक्स मिलेगा आपको,
है ना, छूट मिलेगी। पॉइंट क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। अब आ जाइए, छूट कुछ और भी हैं, उनको आप आराम से देख लीजिएगा। जैसे भाई कोई विधवा है, विडोज है, या ऐसी है जिसने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया हो, ठीक है भाई, ऐसी है जिसने अपने हस्बैंड से क्या ले लिया है, तलाक ले लिया हो, डाइवोर्सी वुमेन हो भाई, या तो विडो हो या कोई डाइवोर्सी वुमेन हो, या ऐसी है जिसने तलाक ले लिया है और अभी दूसरी शादी नहीं की है, अपने पति से सेपरेट ही अलग रह रही है, इनको ये 35 साल तक की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें कुछ 40 साल तक भर सकते हैं। यही केस अगर SC और ST के साथ हो रहा है, अगर ये केस जनरल और OBC के साथ हो रहा है तो फिर बात जाएगी 35 साल तक। लेकिन अगर यही केस हमारा SC और ST के साथ भी हो रहा है तो ये स्थिति बढ़ के चली जाएगी बेटा जी 40 साल तक। चलिए बाकी आप इनको देख लीजिए, ये बहुत कोई खास भी नहीं है, डिपार्टमेंटल है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए वो देखेंगे, आपके लिए शायद इतना नहीं है। फिर भी मैं इसकी PDF तो भाई अपनी ऐप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 15 अगस्त 2022 को हम लोग, हमारी टीम अपनी एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से हमारी ऐप लॉन्च कर सकते हैं, और हमारी ऐप जो आप लॉन्च करेंगे उस पर सारे टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे ऐप पर, चाहे वो SST है, CPU के टेस्ट पड़े हुए हैं, 10 सालों के टेस्ट पड़े हुए हैं, और भाई चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CTET है, UP टेट है, सुपर टेट है, KVS, DSSB, इन सभी एग्ज़ाम्स के टेस्ट जो मिलेंगे हमारी ऐप पे फ्री होंगे। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है उतने आप रिजल्ट के नज़दीक पहुंच जाएं। क्लियर मेरे बेटा? चलिए ऐप के बारे में और डिटेल से बताएंगे, और हम परफेक्ट एकेडमी क्या प्लान लेके आ रहा है इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, वो लेकिन अंत में करेंगे, पहले आपकी चीज़ें बता देते हैं। और अगर हम जानना चाहते हैं कि परफेक्ट एकेडमी की ऐप का नाम क्या है तो वो है E-परफेक्ट लर्निंग ऐप, है ना, E-परफेक्ट लर्निंग ऐप है हमारी। उस पर आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, कल वो ऐप हमारी लॉन्च हो जाएगी, तो कल उसको देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए परफेक्ट एकेडमी आपको दिख ही रहा है, तो उसके आगे बस E लगा होगा, E-परफेक्ट एकेडमी लर्निंग ऐप होगी, ठीक है। तो वहाँ से, और ये इस तरह का लोगो बना मिलेगा आपको उस पर, लेकिन वो आज नहीं है, वो 15 अगस्त से लॉन्च होगी, ठीक है, चाहे 15 अगस्त की रात में हो, लेकिन 15 अगस्त में लॉन्च हो जाएगी, तो आप आराम से देख लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते बेटा। चलिए अब सबसे पहले ये कि अब आगे हम स्टेप नंबर 1 पे, हमने 5 स्टेप बताए थे, उसमें से स्टेप नंबर 1 है, और इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस स्टेप पे जब भाई पहला ही स्टेप नहीं कर पाएंगे क्लियर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस स्टेप को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में क्या क्या आता है और कैसे कैसे आता है, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए भाई, स्टेप नंबर 1 में आपका एक पेपर होगा, वो 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का आपका एक पेपर होने जा रहा है, वो स्टेप नंबर 1 है, 200 नंबर का पेपर होगा, और उसमें 4 हमारे सब्जेक्ट होंगे। एक हमारी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, जिसको आप मोटे तौर पे रीजनिंग के रूप में जानते हैं। दूसरा आपका जनरल नॉलेज और एक जनरल अवेयरनेस होगी, जिसको हम GS कहते हैं। तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जिसको आप मैथ्स कहते हैं, और चौथा आपका इंग्लिश का होगा। और ये सभी में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन GS के आएंगे, 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और भाई 50 क्वेश्चन 50 नंबर के ही हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो अगर 200 क्वेश्चन आएंगे तो कुल मिला के जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 200 नंबर के क्या हो गए, आपके क्वेश्चंस हो गए। तो ये जो पेपर है इसलिए 200 का है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और बेटा ये मत भूलिएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। और इस पेपर की कट ऑफ हम आपको दिखाएंगे 2018 की, 19 की, 20 की, हमें कम से कम लास्ट की कट ऑफ तो मैं आपको दिखाई दूंगा कि भाई 2020 में इसकी कट ऑफ क्या रही थी, मतलब कितने नंबर पे पास हो जाते हैं। और बेटा देखो ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं है कि भाई इसमें इतने लाने ज़रूरी है, आप इसमें 0 ले आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिला के अगर आपके 130 के आसपास, 140 के आसपास पहुंच जाएंगे तो आपकी सीट जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए भी लगभग सेफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि अच्छे नंबर आए। अभी कट ऑफ देख लेंगे हम बाद में कितने की आएगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है,
और ये पेपर ना बेटा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है ये, ट्रेनिंग मतलब टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये, इसलिए माइंड सेट करके जाइएगा और उसी तरह की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तभी तो हम कह रहे हैं ऐप पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बेटा आगे चल रहे हैं। इसके बाद भाई सबसे पहले आता है पीएसटी। पीएसटी मतलब आपका स्टेप नंबर 2 आ गया, यानी कि आपका फिजिकल आ गया। भाई आपने टीयर फर्स्ट को क्वालिफाई कर दिया, और टीयर फर्स्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके कुछ समय बाद आपका फिजिकल होगा, एक निर्धारित डेट होगी कि इतने। और ये जो फिजिकल होते हैं आमतौर पर ये जो CAPF की पोस्ट है, जैसे BSF है, CISF है, इनके जो कैंप बने होते हैं उन कैंप में होता है। ये कोई ना कोई आपको फील्ड होगा, वो तो बता दिया जाएगा भाई फिजिकल कहाँ होगा, फिजिकल में क्या होगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फीमेल की। तो जो मेल कैंडिडेट है वो थोड़ा ध्यान दे कि भाई उनके लिए जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। और उनकी जो चेस्ट है उसकी माप जो है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि चेस्ट ऐसे करके वो चेस्ट को मापेंगे तो बिना फुलाए, नॉर्मली, ऐसा नहीं फुलाना, बिल्कुल ऐसा नॉर्मली आप खड़े हो जाएंगे, वो ऐसे पीछे से फीता लगाएंगे और आपकी चेस्ट को नापेंगे, तो वो बिना फुलाए आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, और फुलाने के बाद यानी एक्सपेंशन के बाद वो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब है आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलनी ही चाहिए, 5 नहीं फूली तो भी आप, अगर 80 नहीं निकली, 80 में थोड़ी कम है तो भी दिक्कत हो जाएगी, और 80 के बाद 80 तो निकल गई लेकिन आप 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाए, ऐसे सांस इस तरह से आप करके सांस खींचकर आप जब फुलाएंगे और वो 5 सेंटीमीटर नहीं फूल पाई तो भी बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जो हिल एरियाज में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो कैंडिडेट पहाड़ी क्षेत्रों से आएंगे, जैसे भाई गढ़वाल है, कुमाऊं है ना, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, गोरखा है, डोगाज है, मराठाज हैं, कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी से है, लद्दाख से है, और जो हमारे कुछ है ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, स्टेट्स है जैसे सिक्किम है, इन लोगों की हाइट ना आमतौर पे थोड़ी कम रहती है, मतलब वहाँ इस तरह के आमतौर पे इसी कद काठी के लोग पाए जाते हैं। अगर वो उस कद काठी के लोग हैं भाई, तो फिर उनकी 170 नहीं है, उनकी चाहिए ये 165 हाइट में चल जाएगा, लेकिन उनकी चेस्ट तो 80 ही होनी चाहिए, और उनको भी 5 सेंटीमीटर फुलानी पड़ेगी, 85। पॉइंट क्लियर। बाकी ये छूट है एसटी के लिए, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए है। एसटी की हाइट जो है, एसटी, एससी नहीं एसटी, मैं लिख भी देता हूँ, एसटी के लिए है, दिया है इन्होंने, देखो ये लिखा है, शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं उनके लिए 162.5 चल जाएगी, और 77 बिना फुलाए उनकी चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद 82 होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर। चले भाई, और फीमेल कैंडिडेट्स भी देख लीजिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फिर यही है 155 और 154 देख लीजिएगा, बाकी इसको थोड़ा आप भी देखिएगा, ठीक है। अब हम चलते आगे, ये बात कर रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। अब आगे हम बात करेंगे पीईटी। पीईटी को कहते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। दोनों में जो भी अंतर होता है मैं भी बता रहा हूं आपको। अंतर ये है कि भाई इसमें एक तो आपका वेट वो चेक कर सकते हैं, वेट चेक करेंगे, जो भी जिस पोस्ट के लिए जितना वेट चाहिएगा वो बता दिया जाएगा, भाई इस पोस्ट के लिए इतना वेट चाहिए हमें, वेट। अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ से शुरू होता है ये यहाँ से शुरू होता है, वो पैरा पीछे वाला का ही आ गया भाई, ये पैरा यहाँ से शुरू होता है। वेट तो भाई इसी में काउंट होगा, पीएसटी में। पीईटी में क्या होगा, सबसे पहले जो मेल के बता रहा हूँ मैं, ओनली मेल फॉर मेल पर्सन, यानी कि मैं पुरुष के लिए बता रहा हूँ, महिला को अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, तो केवल पुरुष ध्यान दे, महिला इग्नोर करें। भाई आपको ना 100 मीटर की रेस लगानी है, रेस तो लगा लेते हो ना आप, 100 मीटर की शूट मारना, भाग के बहुत तेज बहुत फास्ट एनर्जी के साथ आपको 100 मीटर की रेस लगानी होगी मेरे बेटा, और वो भी लगानी होगी 16 सेकंड के अंदर। आप 100 मीटर की रेस लगाएंगे और आपको 16 सेकंड का टाइम मिलेगा।
16 सेकंड में। और एक ही चांस मिलेगा, एक ही चांस। कभी आप सोचे 2 चांस मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे, 4 चांस में, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक चांस मिलेगा, 16 सेकंड का टाइम मिलेगा 100 मीटर। उसके बाद आपको एक रेस और लगवाएंगे, वो होगी 1.6 किलोमीटर, जिसको आप कह सकते हैं 1600 मीटर। इसमें आप 1000 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 1600 मीटर। 1600 मीटर लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, वो आपको मारना है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट्स के अंदर मारना है। और इसमें बहुत होता है कि भाई पहले धीमे धीमे दौड़ते, सांस बनाते, धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते दौड़ते, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। इसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे बाद में अगर टाइम मिला तो। फिर भाई लॉन्ग जंप है आपकी। लॉन्ग जंप क्या होती है, ये सब कुछ आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। लॉन्ग जंप जो है ये थोड़ा मुश्किल होती है, ये 2 थोड़ी मुश्किल होती है, ये तो लग जाता है, ये 2 थोड़ी मुश्किल होती है। ये 3.65 मीटर की होगी और ये इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। चलो भाई पहले बार में नहीं मार पाए, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, 3 चांस मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। और ये लॉन्ग जंप है, उछल के जो ऊपर से कूदते हैं। इसके बाद भाई एक आपके लिए हाई जंप होगी, वो आपकी 1.2 मीटर की होगी, और वो भी ना आपको 3 सेकंड में। हाई जंप मतलब एक तो होती है लॉन्ग जंप, जिसको कहते हैं पैता मारना, ऐसे करके उछल के आगे बढ़े। एक होती है ऊपर से उछलना, है ना, ऐसे लाइन और लाइन के ऊपर से कूदना, वो आपकी लगभग होगी 1.2 मीटर की, और इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। तो ये 4 चीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक होता है शॉर्ट पुट, गोला फेंकना, और गोला भी कितना होगा, 16 LBS का होगा। गोला आपके हाथ में होगा ऐसे, और वो आपको ऐसे करके ऐसे गोला को कुछ, वो एक ट्रिक होती है, कोई लॉजिक होता है, उसको ऐसे लेके ऐसे फेंकते हैं। जो गोला फेंकोगे आप, वो भी आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है, और 3 चांस होंगे। बेटा जब फर्स्ट पेपर आपका निकल जाएगा, टीयर फर्स्ट निकल जाएगा, तब इसकी नौबत आएगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि यार फर्स्ट पेपर तो ना हम लोग निकाल ही लेंगे, तो फिर इसके लिए थोड़ा अभी से ना प्रयास करने शुरू कर दो। कभी आप सोचो कि पहले टेस्ट निकालेंगे, उसके बाद ये तैयारी करेंगे, तो फिर इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, कम टाइम रह जाता है। मुझको लगता है कि इसके लिए ना आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अब महिला को गोला नहीं फेंकना है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको गोला तो नहीं फेंकना, शॉर्ट पुट तो नहीं करना है, लेकिन उनको भी 100 मीटर की रेस तो लगानी पड़ेगी। जैसे 100 की लगा रहे हैं, ये भी 100, लेकिन इन्होंने 16 सेकंड में लगाया, आपको 2 सेकंड ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि आप 18 सेकंड में ये रेस लगाएंगे। और भाई महिलाओं को भी क्या है, एक 800 मीटर की रेस और लगानी पड़ेगी। ये शूट होता है, छोटी रेस जो उसे शूट बोलते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ना है। ये 800 मीटर आपको 4 मिनट में लगाना है। इनको 1600 मीटर 6.5 मिनट में लगाना है, और महिलाओं को 800 मीटर की रेस लगानी है 4 मिनट में। इसके बाद महिला जो करेंगी वो लॉन्ग जंप, उनको 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप लगानी है, और उसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। पहली बार में ना हुआ, दूसरी बार में ना हुआ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि तीसरी बार में हो जाए, क्योंकि 3 चांस से ज़्यादा आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद भाई हाई जंप के एक चांस बनते हैं, और हाई जंप जो है वो 0.9 मीटर की होगी, और ये आपको ना 3 चांस मिलेंगे इसके लिए भी। तो पहले तो आप ना इन चीज़ों को नोट करें कि कितने कितने सेकंड में लगाने और कितने कितने मीटर की होंगी। फीमेल अपना अलग लिख ले डायरी में, और मेल अलग लिख ले, और इनको ना बहुत ढंग से फिजिकल, ये दोनों ना आपको पीटी और आपका पीएसटी, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्टेप नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चले भाई, अगर आपका स्टेप नंबर 2 क्लियर हो जाता है, तो फिर होगा आपका स्टेप नंबर 3, जिसमें आपका सेकंड पेपर होगा। और जो सेकंड पेपर होगा इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, और इसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, या इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन। और इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, और 200 ही नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। और बेटा इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटा होगा। टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे के अंदर आपको, यानी कि आपको मिलेंगे 120 मिनट, है ना। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और अगले 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, या कैसे भी करो आपको 120 मिनट्स मिलेंगी। आपको 120 मिनट्स मिलेंगी, और आपको 200 क्वेश्चन करने। और फिर मत भूलिएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग से आप सावधान रखिएगा, बच के रहिएगा। नेगेटिव मार्किंग सारी गड़बड़ कर देती है, और नेगेटिव मार्किंग एक तरह से वरदान भी है, लेकिन वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने पे फोकस करते हैं, जिनका ये लगता है ना कि मतलब हम उन क्वेश्चंस को ना करें जो हमें नहीं आते हैं।
और जो जिसकी कम तैयारी है वो तुक्का लगाने की कोशिश करता है, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, वो रह जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में बस इतना बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें आप अपनी आई साइट, आपकी आंखों की जांच होती है। जैसे बहुत बच्चे अक्सर ये भी पूछ लेते हैं जो चश्मे लगे हैं उनके क्या वो मेडिकल देने के लिए फिट है या नहीं है, तो आप एक बार पता कर लीजिएगा, थोड़ा मेडिकल डॉक्टर से मिल लीजिए जो मेडिकल लेते हैं, या डॉक्टर्स के संपर्क में बने रहिए, उनसे पूछो सर कौन कौन सी मेडिकल में किस लेवल पे आई को अनफिट कर दिया जाता है, या आई कब फिट रहती है, ये कौन कौन सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है जब हम लोग ना मेडिकल के लिए जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आंखों की जांच करवा लीजिए, ठीक है। और कुछ बचने के तरीके भी होते हैं, उनका भी पता लगा लीजिए कि अगर हमारे स्पेक्स लगे हुए हैं तो भी मेडिकल वाले डॉक्टर बताते हैं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो जांच में नहीं आती हैं चीज़ें, उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए, है ना, घुटने आपके ऐसे ऐसे करें आपस में मिल जाते हैं। जब आपके पैर मिलाने के लिए कहते हैं आपस में पैर मिलाओ, तो घुटने मिलने नहीं चाहिए। और जिनके थोड़े बहुत घुटने मिलते भी हैं तो उनके लिए कुछ विशेष एक्सरसाइज होती हैं, कुछ वो भी क्या है, फिजिकल ट्रेनर के संपर्क में जाए, जो जिम्नास्ट वाले हैं उनके संपर्क में जाएं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं, फिजिकल कोच होते हैं, उनके संपर्क में जाए, वो कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और वो एक्सरसाइज ले लें, जिससे जो घुटने मिलने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी भाई। और जब वो समस्या खत्म हो जाएगी तो आप फिट हो जाओगे। आप पहले से तैयार रहें, आप फॉर्म भरने से ले, जैसे आप फॉर्म भरने जाए उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पाँचों स्टेप में क्या क्या आएगा और मुझे कौन सा स्टेप मेरा वीक है, और पहले दिन से सबको माइंड में सेट करके लगे। ये नहीं अभी एक बार ट्यूशन करेंगे या कोचिंग करेंगे ना, पहले स्टेप से लेके पाँचों स्टेप तक माइंड सेट कर ले भाई हमें क्या क्या करना है। एक फ्लैट फुट, ये जो पैर होते हैं ना फ्लैट, ये ऐसे होते हैं, कुछ का नीचे से ना ये होता है, ये अगर है ठीक है, जब कुछ के पैर ना ऐसे होते हैं बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे, तो जिनके फ्लैट पैर वहाँ दिक्कत आएगी। पैर आपके फ्लैट नहीं होने चाहिए। और कभी कभी आपने देखा है वेरिकोस वेन का मतलब होता है आपके पैर की नसें फूल जाती है, बाहर निकलती है, हरी हरी नस दिखती है ना, ग्रीन वेन्स जो होती है नस, तो नस फूल के बाहर ना दिखें, बहुत ज़्यादा कुछ के पैर की नसें ना बाहर दिखाई देते, उसको भी लेके भी थोड़ी समस्या होती है बेटा। चलो, और भाई एक कोशिश ये कीजिएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे टैटू का भी हो जाता है, कुछ लोग टैटू का भी शिकार हो जाते हैं, कोशिश कीजिए कि भाई टैटू वगैरह से बचने की कोशिश कीजिए। टैटू बना हो, जिस हाथ से आप सल्यूट करते हो उस हाथ पे टैटू ना बना हो, और टैटू जहाँ भी, अगर मैं आप राइट से सल्यूट करते हैं, है ना, तो आपके राइट हैंड पे वो टैटू दिखाई ना दे। और टैटू के बहुत उपचार है, अगर दिखाई भी दे रहा है परमानेंट बना वो टैटू हटवा लीजिए, हट भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, टैटू हट जाते हैं। हाँ, लेफ्ट जैसे आप राइट से सल्यूट करते हैं लेकिन आपके हाथ में टैटू बना है तो टैटू चल जाएगा, लेकिन वो जितना भाग है उसका 1/4 में टैटू बना हो तो चल पाएगा। और टैटू से संबंधित जानकारी आप नेट से निकाल लीजिएगा, क्योंकि टैटू कहीं ऐसा ना हो आपके कैरियर का टैटू बना दे, आपके कैरियर को ले डूबे। छोटी छोटी गलतियाँ हैं, फोकस करेंगे तो निकाल देंगे, बेहतर तरीके से निकाल देंगे, है ना। इन गलतियों पर अगर फोकस करेंगे, टैटू पे ध्यान दीजिएगा। अब भाई लास्ट, सॉरी मेडिकल 4 हो गया, लास्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो ये देख लीजिए भाई। सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री, मार्कशीट होती चाहिए और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसको आप सनद कहते हैं, मार्कशीट, अंक तालिका और सनद। 12th में भी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होते होंगे। अब हर ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हर बोर्ड का अपना अपना तरीका, वो देख लीजिएगा, मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ भाई। इसके बाद ग्रेजुएशन है, UG बोलते हैं। ग्रेजुएशन के भी आपके पास केवल सर्टिफिकेट और डिग्री नहीं होगी तो भी चल जाए, केवल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहे आपने अभी पास किया हो, ये आपके विभागीय जांच में आएंगे। जैसे कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे, कोई दिल्ली पुलिस में पहुंच जाएगा, कोई BSF में पहुंच जाएगा, कोई CSF में, तो वहाँ से जांच के लिए ये चीज़ें देखी जाएंगी, ये बुलाई जाएंगी। आपका डिपार्टमेंट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि रियल हैं, फेक हैं, क्या दिक्कत है इनमें, ठीक है भाई। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका OBC का सर्टिफिकेट भी जाएगा। और OBC का सर्टिफिकेट ऐसे कहते हैं कि भाई जिस डेट में ये फॉर्म निकले था 30/8/2022, ये जो 30/8/2022 है इस तक बन जाना चाहिए, इसके बाद जो बनेगा वो नहीं माना जाएगा।
बस 30/8/2022 से पहले पहले का चल पाएगा। अब वो कितने पहले का चल पाएगा वो भी देख लीजिए, लगभग 3 साल तक चल जाता है। कुछ मांग लेते हैं 6 महीने का, इस पर थोड़ा सा एक बार आप भी नेट पे फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा भाई ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, डीएल। और ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उनकी पहली शर्त ये है, बाकी जो 5 पोस्ट है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दिल्ली पुलिस में अगर दरोगा बनना चाहते हैं तो आपका लाइट, है ना, एलएमवी कहते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, जैसे बाइक चलाना और कार चलाना। एक होता है क्या, हैवी, एक होता है लाइट और एक होता है हैवी। जो हैवी होता है उसमें क्या होता है, जैसे ट्रक चलाना, बड़े बड़े कंटेनर चलाना, बड़ी बड़ी गाड़ी, वो नहीं। लाइट मोटर का मतलब है आप क्या है, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, या कोई भी कार, किसी भी तरह की कार हो, लेकिन वो कार हो, उसके लिए आपका लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, डीएल। और ये डीएल अगर बना है तभी आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं तो बेटा आपको दिक्कत हो जाएगी, ये भी वो आपसे चेक करेंगे। और भी एक आध चीज़ और देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप खुद भी नोटिफिकेशन देखो बेटा, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये नोटिफिकेशन आप एक बार निकाल के सारा और आराम से बैठ के 1 घंटे पढ़ लीजिएगा, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पता चल, जैसे मेडिकल वाला पढ़ के देखिएगा, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेरे क्लियर होने चाहिए वो अब आपकी नौकरी तो लग गई और सब कुछ हो गया, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेल हो गए तो आपकी नौकरी कैंसिल हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। तो ऐसी नौबती क्यों आने दे रहे बेटा, ऐसी नौबती क्यों आए, है ना। तो सारी चीज़ें पहले से करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि मार तो हम खाएंगे नहीं, हम समझदार बच्चे हैं, ठीक है। चलो भाई ये रहा नंबर, ये पढ़ लेना ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना अपना, ठीक है, अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो लेके जाना, ठीक है। चलिए भाई ये सारा आप देख लीजिएगा। अब जो टीयर फर्स्ट की कट ऑफ है पहले ये देख लो, जो पहला पेपर आपका 200 नंबर का है, उसकी जो 2020 पिछले साल की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जो लास्ट वैकेंसी आई थी और उसका जो रिजल्ट आया था, एक बार उसकी कट ऑफ अगर हम देख लेंगे तो हमारा माइंड में क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं इस वैकेंसी में, लगभग 10 के अराउंड 10 से 12 लाख वैकेंसी लंबे समय से आई है, तो और भी ज़्यादा भर सकते हैं, और उसके 50% ही एपीयर होते हैं, ठीक है ना। 10 लाख भरे जाएंगे तो लगभग ऐसे होंगे कि 5 या 4 लाख ही बच्चे एग्ज़ाम दे। देखो भाई ये सारा देख लीजिएगा कट ऑफ। भाई एससी की जो कट ऑफ है वो 84.31 पे गई थी, यानी कि अगर 200 में से आपके कितने 84 नंबर भी आ जाते तो आप पास हो जाते, और इतने कैंडिडेट उस समय पास हुए थे। जो एसटी की है वो 83.54 पे गई थी, 1 नंबर का लगभग अंतर है। और जो भाई एक्स सर्विसमैन है, ये है एक्स सर्विसमैन, जो मतलब पहले सर्विस कर चुके थे और बाद में उन्होंने या किसी और सर्विस से हुए हैं और उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है, उनकी लिस्ट 40 पे गई थी। तो एक्स सर्विसमैन की लिस्ट बहुत कम जाती है, देख लो। ओबीसी, अगर ओबीसी के लगभग 107.93 यानी कि लगभग अगर 108 नंबर 200 में से 108 नंबर आ गए थे तो उसका टीयर 1 क्लियर हो गया था, अब वो सेकंड स्टेप पे आ गया था, क्योंकि स्टेप नंबर 1 है ये। भाई ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के बालक है, अगर उनके 76 नंबर भी आ गए ना तो बेटा वो भी पास हो गए हैं। 76 में थोड़े से ज़्यादा 76.40। चलो मैं लिख देता हूँ, ये थे 84.31, ये कितने हैं ये वाले, ये तो ये थे, और ये हैं 83.54, ये 40 है, ये 17.93, ये 76.40 हैं। और जो जनरल वाला कैंडिडेट्स है यानी कि अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जो जनरल स्टूडेंट्स है, सामान्य जाति से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, वो 114.67, यानी कि अगर 115 नंबर तुम ले आते, 115 नंबर तुम ले आते तो तुम्हारा फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। और ये बात कर रहा हूँ मैं मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए लिस्ट अलग है। तो मेरा ये टीयर 1 का बहुत सिंपल सी बात है भाई, टीयर 1 का सिंपल सा और सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर आप इतने नंबर ले आते तो आप क्या होता, आपका पार हो जाता। अब इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, हो सकता है फॉर्म भी ज़्यादा भर जाए, तो मुझे लगता है 120 पे हर बच्चा सेफ है। 100 और 120 पर, अब जैसे 114 पे लगी है तो 120 तक कोशिश करें,
सामान्य बच्चा 120 नंबर पे सेफ होगा। अब 200 में से 120 का मतलब है लगभग 60%। तो अगर आप 60% नंबर ले आते हो तो आप पास हो। तो आप अपनी प्लानिंग ऐसे करके चले कि भाई 200 में से 160 मुझे कैसे लाने हैं। अगर इस हिसाब से आपने माइंड सेट कर लिया और आप नंबर ले आए तो भैया आपका बेड़ा पार है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब है जब आप 120 नंबर भी ना ला पाए 200 में से। अब ये जो है ना कट ऑफ, ये तुम्हारे लिए वरदान है, ये तुम्हारे लिए आईना है, ये कट ऑफ तुम्हारे लिए आईना है। ये तुम्हें बताएगी कि भाई पीछे देख लो, पिछले वालों का ये हाल है, अगली साल की तैयारी पिछले साल के हिसाब से करनी चाहिए। यानी कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर जैसे देखते हैं ना, ऐसे प्रीवियस कट ऑफ देखो, अपनी प्लानिंग बनाओ, माइंड सेट करो, कौन सा पेपर कहाँ से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, ये सारी चीज़ सेट कर लो, पेपर निकल जाएगा, गारंटी से निकल जाएगा। हम निकलवाएंगे ना, हम भी किसी मर्ज की दवा हैं, काहे टेंशन ले रहे हो बेटा। अब एससी जो थी वो 90 पे थी, ये 85 पे थी। एसटी 113 ओबीसी गया था, ओबीसी यहाँ 107 गया, महिला का ज़्यादा गया है। अरे ये और ज़्यादा था, ये 87, ये 118। एक बार देख लीजिए मेल और फीमेल की कट ऑफ निकलवा लीजिएगा आराम से, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलो भाई अब आगे चलते हैं, कट ऑफ देखनी बहुत जरूरी है। ये मैंने फाइनल कट ऑफ लगा दी है, और पहले मैंने फाइनल कट ऑफ लगाई है आपकी दिल्ली पुलिस की, और वो भी अलग अलग कैटेगरी में। देखिए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, मतलब दिल्ली पुलिस में दरोगा की है। और भाई ये देख लो 2020 की लिस्ट है, जो ईडब्ल्यूएस लोग थे उनके लिए दिल्ली पुलिस में 9 वैकेंसी थी केवल दरोगा की, और इसलिए कट ऑफ गई थी 321 पे। यानी कि 321 का मतलब 200 प्री के और 200 मेंस के जुड़ के 400 नंबर, 400 नंबर में से कट ऑफ गई थी 321 पे। पॉइंट क्लियर। यहां देख लीजिए, यहां भी एससी की जो कट ऑफ है उसमें 11 वैकेंसी थी, इसलिए कट ऑफ गई थी 292 पे। भाई दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी किस कास्ट के लिए ये भी तो पता करें। भाई दिल्ली पुलिस में जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस होता है उनके लिए 9 पोस्ट थी केवल, एससी के लिए 11 थी, एसटी के लिए 15 थी, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 6 पोस्ट थी, तो 331 पे गई थी ये, ठीक है ना। ओबीसी दिल्ली से मतलब नहीं है, सेंटर का ओबीसी है तो भी चलेगा भाई। ओबीसी मतलब दिल्ली में वो ओबीसी में होना चाहिए, इसका मतलब ये है। और अनरिजर्व जो थे, मतलब इससे मत घबराइएगा दिल्ली लिखने में, मतलब अगर आप ओबीसी में हैं, आप दिल्ली में भी ओबीसी में काउंट होते हैं और सेंटर में भी अगर आप ओबीसी में काउंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई सेंटर में तो ओबीसी में काउंट हो रहे हैं लेकिन स्टेट में नहीं हो रहे हैं, है ना। कभी कुछ सेंटर में होते स्टेट में नहीं होते, कुछ क्या होता है स्टेट में होते सेंटर में नहीं होते। जैसे जाट जो हैं वो जनरल में काउंट होते हैं सेंटर में, जो जाट कास्ट है, जाट है ना, जाट भाई, तो वो लोग जो हैं अगर वो सेंटर की बात करेंगे तो वहाँ वो काउंट होते हैं जनरल में। लेकिन अगर वो स्टेट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ मैं खासतौर पे, यूपी की, तो यूपी में उनकी जो कास्ट है वो जाट जो है वो ओबीसी में काउंट होते हैं, और वही जनरल में काउंट होते हैं सेंटर में। तो एक व्यक्ति एक जगह सेंटर में काउंट हो रहा है, एक ओबीसी में। तो हमें पता होनी चाहिए कि जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ वो सेंटर में कहाँ काउंट होती है और भाई स्टेट में कहाँ काउंट होती है। ये पता होगा तो हम बढ़िया काम कर पाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा बेटा, कट ऑफ सारी हैं, कट ऑफ में भिजवा दूंगा, ये सारी कट ऑफ है, सारी कट ऑफ है। बीएसएफ की अलग है कट ऑफ, देखो मैंने सब की बनवाई है, सारी कट ऑफ मेरे पास है, सब कट ऑफ। कट ऑफ में मैंने बहुत काम किया है। ये कट ऑफ सारी नहीं समझाऊंगा मैं तुमको ना, मैं क्या करूंगा, ये कट ऑफ फाइनली भेज दूंगा, है ना भाई। एसआई की, सीएसएफ की, बीएसएफ की बहुत कट ऑफ पे काम किया। तो आप क्या कीजिएगा, हमारा जो परफेक्ट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। परफेक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ये सारी कट ऑफ की लिस्ट आपको मिलेगी, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद जो है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स है तो भाई आपको 10 नंबर का फायदा मिलेगा अगर आप के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट सी है। भाई एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, सब जानते होंगे। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है। जैसे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, या मैक्सिमम मार्क्स का
5% मिलेगा, यानी कि आप जितने नंबर लेके आओ मैक्सिमम, मतलब 400 का 5%। कुल मिला के ये है 10 नंबर पेपर फर्स्ट मिलेंगे, 10 सेकंड मिलेंगे, 20 नंबर आपके हो गए। एनसीसी का 20 नंबर का एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया एक तरह से। भाई जिनके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है उनको 6 नंबर मिलेंगे, तो 6 फर्स्ट पेपर में और 6 सेकंड पेपर में, अगर मैं सही देख रहा हूं तो। 5% 400 का 20 हो गया ना। हाँ भाई 400 का 5%, भाई 200 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है और 200 नंबर का सेकंड पेपर होता है, तो कुल मिला के दोनों जुड़ के बनता है, तो 400 नंबर में से बनेगी ना आपकी कट ऑफ। तैयार होगी 400 में से, प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों पेपर जुड़ के बनती है बेटा कट ऑफ, है ना। पॉइंट क्लियर। अब 4, अगर आपके पास केवल एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको बेटा 2% मिलेंगे, यानी कि 4 नंबर उसमें, 4 नंबर 8 नंबर मिलेंगे। तो भाई 20 नंबर का फायदा होगा सी सर्टिफिकेट वाले को, 12 का जो फायदा होगा बी वाले को, और भाई 8 का जो फायदा होगा ए वाले को। तो ये तो बहुत है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो इसको भी लेके जाइएगा, नंबर तो मिलेंगे ना, ठीक है। और ये सब ना जब आप पीएसटी और पीईटी के लिए जाते हैं, फिजिकल के लिए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो सारे मंगाए जाते हैं, तो इसको भी लेके जाइएगा उस टाइम, ठीक है भाई। चलो, तो ये तो तुम्हें सारी चीज़ें पता ही चल गई हैं, मैं तो बता ही दिया। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, ये तो आपको पता है कि अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास डीएल होना चाहिए, और वो भी किसका, LMV, लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अरे लाइसेंस रखो ना, फायदा हो रहा नहीं हो रहा देखो, तो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं दिल्ली पुलिस में। नहीं होगा तो दिल्ली पुलिस में नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपने निकाल भी लिया तो भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो भाई, आपका जो सब इंस्पेक्टर है, अब आप देखो ना, ये ग्रुप बी की थी, मैंने बताया था ना भाई, ये जो है हमारी, ये ग्रुप बी से संबंधित है, और जो नीचे वाली वैकेंसी है ये हमारी ग्रुप सी से है, सब इंस्पेक्टर जो है। लेकिन आप इनकी देखो, आप इनकी सैलरी चेक कर लीजिएगा, तो इन्होंने ग्रुप बी और ग्रुप सी का सैलरी को लेकर अंतर खत्म कर दिया। वैसे जॉब भी कुछ नहीं, लोग वैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ज़्यादातर उनकी चाहत यही होती है दरोगा दिल्ली में हूँ, ठीक है। तो भाई आपकी जो सैलरी है, इनिशियल सैलरी आपको 35,400 से मिलनी शुरू हो जाएगी, 1,12,400 तक होगा। अब ये जो 35,400 मिल रही है, इतनी आपकी तनख्वाह नहीं है, ये आपकी इन हैंड सैलरी है ना। इसमें बहुत सारे अलाउंस भी होंगे, बहुत सारे डिडक्शंस भी होंगे, सब कुछ काट कूट कर 35,400 आप लेके चलेंगे, ठीक है, और 1,12,400 तक जाएगी। इसके बारे में और भी हम पता कर लेंगे, ठीक है, वैसे यही है। चलो भाई, अब आप ये बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्या रहा। देखो, आपको क्लास अगर अच्छी लगी है और आपको पढ़ने में मजा आया तो पहली बात तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन भाई, अगर चैनल सब्सक्राइबर होगे तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी की डिटेल में कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। अब टाइम क्योंकि इसमें ज़्यादा हो गया, तो एक वीडियो हम कोशिश यही करेंगे, किस पे बनाएंगे कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या हो, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्या ना पढ़े, प्रीवियस पेपर किस किस के होने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, प्लानिंग कैसे करें। अब भाई एक वीडियो की और सख्त ज़रूरत है, तो मैं देखूंगा कितने लाइक्स हैं, कितने सब्सक्राइब किए आप लोगों ने, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि वीडियो चाहिए या वीडियो नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो मिले आपको तो मुझे कमेंट्स करें और बताएं। और भाई ई परफेक्ट लर्निंग ऐप 15 अगस्त को लॉन्च हो रही है, उसको जरूर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, और परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, नई नई चीज़ हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपके विचारों का हमेशा स्वागत करता हूं मैं, हमेशा स्वागत करता रहूंगा। आपके जो विचार है ना बेसिकली मेरे लिए बॉर्नविटा का काम करते हैं, मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो आपके विचार, आपके सजेशंस, ये सब हमें एनर्जी का काम करते हैं, हम एक मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं, हमारा मार्ग पद प्रदर्शन करते हैं, है ना, ठीक है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बेटा खुश रहिएगा और आज़ादी के पर्व को मनाइएगा। 75 इंडिपेंडेंस डे है तो खुशी के साथ मनाइएगा, पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने देश के साथ खड़े रहिए। घर घर में तिरंगा हो, अच्छी बात है। रक्षाबंधन आपने बहुत प्यार से मनाया होगा, और अपनी एनर्जी को इस युद्ध के लिए बचाए रखिएगा। मैं इस युद्ध में आपके साथ हूँ, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा आपके साथ था, आपके साथ हूँ, आपका भाई हूँ। गाइज आप समझने की कोशिश करो, हर परिस्थिति में साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और जितना हमसे बनेगा उतना करेंगे। ऐप के थ्रू करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से करेंगे,
परफेक्ट एकेडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेज भी है, ऑफलाइन क्लासेज भी है, ठीक है। संपर्क कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।